कर्ता कारक, कर्म कारक, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे किसी भी वाक्य में हम कर्ता कारक और कर्म कारक की पहचान करते हैं। तो आइए देखते हैं। कर्ता कारक क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या रहता है? नि होता है। कभी कभी ये वाक्य में नहीं होता। आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे पहला उदाहरण क्या है? रमेश ने पुस्तक पढ़ी। रमेश ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पर एक चिन्ह आ रहा है। ने के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं कि इस वाक्य में कर्ता कारक है। रमेश जो है वो कर्ता के तौर पे कार्य कर रहा है इस वाक्य में, और प्रस्तुत वाक्य में कर्ता कारक है। ने हमारा एक पहचान चिन्ह है। दूसरे वाक्य में देखते हैं, सुनील खेलता है। सुनील खेलता है, इसमें कोई भी हमारे विभक्ति चिन्ह नहीं है, लेकिन इस प्रस्तुत वाक्य से ही पता चलता है कि इसमें कर्ता की प्रधानता है। और हम ये जानते हैं कि संज्ञा सर्वनाम की जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। तो प्रस्तुत वाक्य में सुनील खेलता है, यहाँ पर जो सुनील है वो एक कर्ता के कारण आपका कार्य कर रहा है, और यहाँ पर विभक्ति चिन्ह नहीं भी होने के कारण यहाँ पर इस वाक्य में कर्ता कारक है। हम बात करेंगे तीसरे में, पक्षी उड़ता है। इसमें भी हमारा कर्ता कारक है, विभक्ति चिन्ह ने नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पक्षी के माध्यम से क्रिया करने वाले का बोध हो रहा है, और प्रस्तुत वाक्य में हमारा कर्ता कारक है। आइए हम देखें कर्म कारक के तौर पे। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता है हम उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है, जो हमने पिछली क्लास में सारे कारकों के बारे में पढ़ा था, फिर से हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पर इसका विभक्ति चिन्ह जो है वो को होता है। कभी कभी ये वाक्य में आता है और कभी कभी ये नहीं आता है। जैसे पहला उदाहरण है, बड़ों को सम्मान दो। यहाँ पर हमारा विभक्ति चिन्ह को आया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा? कर्म कारक होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड, कविता पुस्तक पढ़ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कविता पुस्तक पढ़ रही है, इसमें को का लोप है। अगर आप इसको थोड़ा सा और भी ज्यादा क्लियरिफाई करें तो कविता पुस्तक को पढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर को जो है वो लिखा नहीं गया है। लेकिन जैसे हम इस वाक्य को पढ़ेंगे तो हमें ये ज्ञात हो जाएगा, हमें यह आभास होगा कि इसमें कर्म कारक है, क्योंकि यहाँ पर को का लोप है। तीसरे को देखेंगे, माँ बच्चे को सुला रही है। इसमें भी देखेंगे जैसे ही हम माँ बच्चे को सुला रही है, यहाँ पर देखेंगे को आ जाता है, और को से ही हम इस चीज को पहचान लेते हैं कि इसमें कर्म कारक है। चौथा हम देखेंगे, मुकुल को कसौली घूमना था। यहाँ पर भी देखिए को आ जा रहा है, और को से ही हम ये जान जाते हैं कि एक प्रस्तुत वाक्य में क्या है? कर्म कारक है। आइए आज हम लोग करण कारक के बारे में पढ़ते हैं। करण कारक क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, उदाहरण से समझेंगे। करण कारक होता है क्या? जिस साधन अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। मतलब जिससे क्रिया पूरी की जाएगी उसे हम करण कारक कहेंगे, उस संज्ञा को हम करण कारक कहेंगे। इसकी जो मुख्य पहचान है वो से या द्वारा होती है। उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। पहला उदाहरण है, रहीम गेंद से खेलता है। तो रहीम गेंद से खेलता है, पहचान चिन्ह से है, तो इससे हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर करण कारक है। दूसरा है, आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो पहचान चिन्ह है वो द्वारा से लिया गया है, तो इससे हमें यह पता चलता है कि इसमें जो हमारा करण कारक है, ठीक है, क्योंकि आदमी जो है वो लाठी के द्वारा मार रहा है चोर को, और दूसरे पहले एग्जाम्पल में गेंद से खेलता है। तो इन दोनों से हमें पता चलता है कि इन दोनों ही वाक्यों में क्या है? करण कारक है। इनके जो मुख्य पहचान है, पहले में हमारा क्या है? से है, और दूसरे में हमारा क्या है? द्वारा है। तो यह हमारा करण कारक का मुख्य पहचान है। अब हम बात करेंगे संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है? जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए क्रिया की जाएगी, इसका पहचान चिन्ह के लिए होता है। जैसे उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे, हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, तो हमारा क्या है? इसमें हमारा संप्रदान कारक है, ठीक है, हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। और हम दूसरा देखेंगे, वे मेरे लिए
उपहार लाए। किसके लिए लाए? मेरे लिए लाए। यानी हमें ये देखना है कि वो किसके लिए ला रहे हैं? मेरे लिए ला रहे हैं। यानी यहाँ पर क्या है, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसमें हमारा क्या होता है। अब हम लोग अपादान कारक के बारे में देखेंगे। अपादान कारक क्या होता है? अपादान का अर्थ होता है अलग होना। यानी कोई भी चीज, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग होती है तो वहां पर हमारा क्या होता है? अपादान कारक होता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना मालूम चलता हो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। मतलब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु से जब अलग होती है तो वहां पर हमारा अपादान कारक होता है। प्रस्तुत उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा अलग हो रही है, अलगाव है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? अपादान कारक होगा। यहाँ पर अपादान कारक से अलग होने के संबंध में आता है। यानी कोई भी चीज जब भी अलग होगी तो वहां पर हमारा अपादान कारक होगा। इसका जो पहचान चिन्ह होता है वो से ही होता है, लेकिन अलग होने के संबंध में होता है। दूसरा देखेंगे, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते जब गिरते हैं तो यानी एक अलग होने के संबंध में आते हैं। तो प्रस्तुत उदाहरण से हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जहां पर भी अलगाव होगा और जहां पे से का प्रयोग अलग होने के संबंध में होगा वहां पर हमारा क्या होगा? अपादान कारक होगा। चलिए हम संबंध कारक को देख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु का संबंध, एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए या ज्ञात हो या मालूम चले तो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे प्रस्तुत उदाहरण है, राहुल की किताब मेज पर है। तो यहाँ पर राहुल की किताब जो है वह एक संबंध बता रहा है कि किताब और राहुल का क्या संबंध है। राहुल की किताब है तो यहाँ पर संबंध प्रकट करने के लिए की शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम इसलिए यहाँ पर क्या है? संबंध कारक है। दूसरे उदाहरण से देखते हैं, मेरा घर दूर है। मेरा घर, यहाँ पर रा शब्द जो है वो संबंध प्रकट कर रहा है, मेरा घर दूर है। तो इसलिए ये क्या है? मेरा जो है वो संबंध बता रहा है, किससे? घर से संबंध बता रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? संबंध कारक होगा। अब तीसरा और लास्ट एग्जांपल देखेंगे, मीता का भाई दिल्ली गया है। यहाँ पर जो का शब्द आया है, वाक्य में का शब्द आया है, वो हमारा क्या कर रहा है? संबंध बता रहा है, मीता का भाई दिल्ली गया है। जो संबंध प्रकट करने के लिए का, के, रा, रे, री इन शब्दों का प्रयोग संबंध कारक में होता है। तो हम वाक्य में बड़ी आसानी से इसे देखकर ही समझ सकते हैं। अब हम लोग अधिकरण कारक के बारे में पढ़ेंगे। अधिकरण कारक क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का पता चलता है या बोध होता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। इसका जो पहचान चिन्ह है वो में या पर होता है। प्रस्तुत उदाहरण से इसे अच्छे समझेंगे। सड़क पर गाड़ी खड़ी है। सड़क पर गाड़ी खड़ी है, इसमें जो पर शब्द है वो क्रिया के आधार को व्यक्त कर रहा है, यानी सड़क पर गाड़ी खड़ी होने का बोध करा रहा है। दूसरा हम उदाहरण देखेंगे, घोंसले में चिड़िया है। यहाँ जो में शब्द है वो क्रिया के आधार को प्रकट कर रहा है। घोंसले और चिड़िया के बीच में जो क्रिया का आधार है उससे हम में से व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है? अधिकरण कारक है। अब हम बात करेंगे संबोधन कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने तथा सावधान करने का बोध होता है वहां पर हमारा क्या होता है? संबोधन कारक होता है। उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, लड़के उधर मत जाओ। प्रस्तुत वाक्य में क्या किया जा रहा है? लड़कों को सावधान किया जा रहा है, पुकारा जा रहा है, पुकार कर सावधान किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है? संबोधन कारक है। दूसरा हम देखेंगे, अजय सुनते हो। ये जो है ये पूरी तरीके से पुकारने के संबंध में है, इसलिए यहाँ पर देखेंगे संबोधन कारक है। तीसरा हम उदाहरण देखते हैं, अरे तुम यहाँ आओ। तो ये क्या है? ये एक पुकारने के संबंध में किया गया, इसलिए यहाँ पर संबोधन कारक है।